हाय, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हम लोगों ने भूगोल को शुरू कर दिया है और जहाँ तक संभव हुआ था, मैंने भूगोल के बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश की थी और बहुत सारी बातें ऐसी थीं जो हम नहीं बता पाए थे। इससे रिलेटिव चीज़ें जो आप लोगों को जाननी चाहिए, हमने नहीं बताया था। वीडियो बड़ा हो रहा था, तो हमने सोचा कि अगले वीडियो में इसको कर दिया जाएगा। आज हम लोग इसी को यानी कि भूगोल विषय का जो महत्व है, इसके पढ़ने का जो कारण है, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा कर लें। बहुत सारे फैक्ट्स आपको इसमें भी मिल जाएँगे। यहाँ पर मैं सबसे जो ध्यान देने वाली बात है, वो भूगोल। और हम लोग जब भूगोल कहते हैं, तो भूगोल का जो सीधा मतलब होता है भूगोल विषय का, सामान्य अध्ययन का जो हमारा सिलेबस है, उसके हिसाब से तो वो वाक़ई भूगोल तो पृथ्वी का जो वर्णन है, सामान्य दृष्टिकोण से हम लोग उसी पर फ़ोकस करते हैं, यानी कि हमारा जो सिलेबस है उसी पर फ़ोकस करता है। क्योंकि भूगोल में जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि इसकी जो शाखाएँ हैं, प्राकृतिक भूगोल है या मानव भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, जीव भूगोल है, या सबको शॉर्ट करके बोलें तो प्राकृतिक भूगोल है और मानव भूगोल है। आप इसको 2 में ही बाँट के चलें। तो प्राकृतिक भूगोल है और मानव भूगोल है। जब आप इसमें देखेंगे तो प्राकृतिक भूगोल की शाखाएँ, जैसे भू-आकृति भूगोल है या भू-आकृति विज्ञान भी उसको कहा जाता है, या फिर जलवायु विज्ञान है या जलवायु भूगोल कहा जाता है, या फिर जल विज्ञान है, उसको जल भूगोल भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये बढ़ता है। आप जब देखेंगे भू-आकृति विज्ञान में, तो आपको धरती पर जितना भी, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं, उसको आपको अध्ययन करना है। चाहे वो स्थलाकृति हो, चाहे उच्चावच हो, चाहे पृथ्वी पर पाए जाने वाले सागर हों, या फिर व्याप्य जल राशियाँ हों, नदियाँ हों, झील हों, इन सारी चीज़ों को। इसी में खगोलीय भूगोल है। खगोलीय भूगोल से आशय है कि टोटल ब्रह्मांड के बारे में जानकारी एकत्रित करना इन डिटेल। जैसे कि सूर्य है, सूर्य की उत्पत्ति, या ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारों की उत्पत्ति, या और जो आकाशीय पिंड हैं, उसकी उत्पत्ति। इसके बारे में वहाँ पर मैं आपको इन डिटेल जानना होता है और इसीलिए इसको एक सब्जेक्ट के तौर पर ही अलग कर दिया जाता है। जब अब आप आगे की ओर जाएँगे, यानी कि ग्रेजुएशन में भी होता है, या ग्रेजुएशन के बाद एमए में ख़ास करके ऐसा होता है कि ज्योग्राफ़ी के इस किसी एक खंड को लेकर के लोग अपना पूरा का पूरा ज्योग्राफ़ी पूरा करते हैं। उसके बाद एमफिल यानी पीएचडी को पूरा करते हैं, लेक्चरर बनते हैं। तो इस तरीके से ये हम लोगों को दिमाग में रख लेना चाहिए कि भूगोल विषय नहीं, कोई भी विषय अपने स्वरूप में काफ़ी व्यापक होता है और भूगोल बहुत ज़्यादा व्यापक विषय है और इसी के लिए इसको कैटेगराइज़ किया है। इसीलिए हम लोगों को हमेशा ये कोशिश करनी है कि हम लोगों का जो सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ें। अब भूगोल, भूगोल विषय के बारे में आपने देखा था, हमने बताया था कि इरेटास्थनीज़ के बारे में बताया था, क्लॉडियस टॉलेमी के बारे में बताया था, कोपरनिकस के बारे में बताया था। यानी कि इनका जो ब्रह्मांड है या फिर पृथ्वी है, जो इनकी समझ थी, उसके हिसाब से हमने आपको बताया था। इरेटास्थनीज़ की मान्यता, यानी कि उनका समझ भूगोल से था, तो भूगोल पृथ्वी के बारे में ही था। वो अन्य चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाए थे। क्लॉडियस टॉलेमी थे, तो उनके साथ भी ऐसा था। कोपरनिकस थे, तो उन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन उनके पास में और जो आकाशीय पिंड हो सकते हैं, उनके इसके बारे में उनको कोई ख़ास जानकारी नहीं थी। बाद में विलियम हर्शेल 1805 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन किया और उनको लगा कि नहीं, यहाँ तो और भी बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं। ऐसा, तो उसके बाद 1805 ईस्वी में ये खुलासा हुआ कि और भी बहुत, लेकिन तब भी उनके दूरबीन से जो चित्र उनके दिमाग में उभरे, वो भी काफ़ी कम थे, यानी कि पर्याप्त जानकारी अभी तक नहीं हुई थी। इसके बाद में आकर के एडविन पी हब्बल 1925 ईस्वी में उन्होंने ये साबित किया कि नहीं, यहाँ पर में जो हमारी आकाशगंगा है, यानी कि पृथ्वी की जो आकाशगंगा, तो इसके जैसा और भी न जाने कितनी असंख्य कहिए, यानी कि 1 मिलियन में उसकी संख्या जाती है। इतनी हमारे पास आकाशगंगा हैं और उसमें और जो तारे हैं, तारों की संख्या तो और अनंत। तो ये सारी बातें उभर कर के सामने आती चली गईं और जो हमारे लोग थे, यानी कि भूगोल को जानने वाले लोग, भूगोल विषय में इंटरेस्ट रखने वाले लोग, इसके बड़े-बड़े
यानी कि पढ़ाकू लोग, उनका दिमाग नर्वस होने लगा कि ये तो मतलब जो सिद्धांत और संकल्पना पहले दिया जाता था, उसी का खंडन अगले स्टेज में कर दिया जाता था। और हम आपको बताते चलें कि ये समस्या आज तक बरकरार है। हमने जिसके बारे में आपको बताया, भूगोल के बारे में, कि मतलब ये नवीन सिद्धांत, खास करके ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में आपको हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताए। ये नवीन सिद्धांत है, ये आज के संदर्भ में नवीन सिद्धांत है, लेकिन इस पर भी संशय खड़े किए जाते हैं। तो डेफ़िनिटली ज्योग्राफ़ी एक वैज्ञानिक विषय है, इसके बावजूद इसमें भी हम लोग डेफ़िनिटली बहुत कुछ को नहीं कह पाते हैं। जैसे आप आगे चल कर के भूगर्भ विज्ञान के बारे में देखेंगे, यानी कि पृथ्वी के अंदर, तो उसका भी अध्ययन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 3-4 किलोमीटर के बाद जो धरती का ताप है, वो काफ़ी और घनत्व बढ़ता चला जाता है, जिसके चलते सारी जो जितने भी पदार्थ होते हैं, वो तरल अवस्था में आ जाते हैं और उसको सामान्यतया मतलब कि उसको दृष्टिगोचर करके उसका अध्ययन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत कुछ है जो रहस्य के गर्भ में है ज्योग्राफ़ी में, तो जो रहस्य के गर्भ में है तो उसको हम लोग तो यहाँ पर मिलाने वाले नहीं हैं। हम लोगों का फिर से बार-बार कहने का मेरा यही आशय होता है कि जब स्टूडेंट पढ़ने के लिए बैठता है तो उसके दिमाग में कुछ बातें आती हैं, लेकिन ये सारी बातें ऐसी हैं जिसको कि हम लोगों को ज़रूर समझ कर के चलना चाहिए। अब जैसा कि मैंने डिस्कस किया था पहले भी कि भूगोल, खास करके जो भूगोल विषय है, इसको धरती के वर्णन के रूप में जाना जाता है और हम सामान्य विद्यार्थी लोग इसको इसी हिसाब से पढ़ते भी। अब क्या? तो यहाँ पर मैं तो 2 स्पष्ट रूप से, जो एक तो प्राकृतिक, यानी कि एक प्राकृतिक भूगोल है और दूसरा मानव भूगोल है। यानी कि प्राकृतिक भूगोल अपार संसाधन मुहैया कराता है और उस पर मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा उसको एक शेप दिया जाता है और उसके बाद लोग अपने आवश्यकता अनुसार चीज़ों को ढालते चले जाते हैं। आज तक का जो प्रोग्रेस है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि आज तक का जो प्रोग्रेस है, वो जो प्राकृतिक हमारे संसाधन थे, उस पर में मानव ने अपने ज्ञान, अपने तकनीक, अपनी बुद्धि की सहायता से पूरा का पूरा एक महल खड़ा कर दिया। तो इसी संदर्भ में हम लोगों को भूगोल को पढ़ना है। तो एक तरफ प्राकृतिक भूगोल के तहत जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पहाड़ है, पहाड़ियाँ है, पठार है, घाटियाँ हैं, समुद्र है, नदियाँ हैं, झील हैं, ये सारा चीज़ है। और दूसरी तरफ मानव है और मानव का उनसे संपर्क है। जब यही संपर्क मानव उनसे, यानी प्राकृतिक संसाधन, यानी कि संसाधन तो बाद में चल कर के उसको बनाया जाता है, जब आर्थिक रूप से उसको यूज़ किया जाने लगता है। यानी कि उससे जब संपर्क करके अपना सारा कुछ उससे लेने की कोशिश करता है, तो इसको हम लोग मतलब कि ये इस चीज़ से इसको हम लोग समझते हैं कि यहाँ से सांस्कृतिक जो एक पृष्ठभूमि तैयार होती है, वो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यहीं से तैयार होती है। अब प्रकृति के बारे में जैसा कि आप पहले देखेंगे, यानी कि भूगोल में आप पहले मतलब कि इसके लिए आप देखेंगे प्रकृति के लिए, तो प्रकृति बड़ी ही गूढ़ थी, इसको समझना बड़ा मुश्किल था। और उसके बाद मानव जब इसके संपर्क में आए, खास करके आदिम मानव इसके संपर्क में आए, तो ये प्रकृति के वश में थे। यानी कि प्रकृति की जो लीलाएँ थीं, उसको ये समझते नहीं थे और उसका जो दंड हो या पुरस्कार हो, उसको ये सहने के लिए अभिशप्त थे। यानी कि जो खाद्य सामग्री मिल जाए, पशु मिल जाए, और उसको जहाँ तक ये लोग होता था, यानी कि आसानी से कर लेते थे पशुओं को मार देना या खाद्य सामग्री को तोड़ करके उपयोग में ले आना, ये लोग इतना ही कर पाते थे। लेकिन धीरे-धीरे जलवायु में भी परिवर्तन आया और यहाँ से 2 प्रक्रिया आरंभ हुई। एक अनुकूलन की प्रक्रिया, यानी कि एडैप्टेशन की प्रक्रिया, और दूसरा मॉडिफ़िकेशन की प्रक्रिया, यानी कि आप परिवर्तन की प्रक्रिया। अनुकूलन अर्थात हम जो प्राकृतिक घटनाएँ हैं या प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, उसको हम लोग अपने आप में, यानी कि उसके अनुसार हम लोग ढल जाते हैं। ये पहला, यानी कि कोई भी चीज़ है और उसी के अनुसार हम ढल गए। जैसे किसी लॉज में गए और वहाँ पर में कमरा छोटा है, तो उसी के अनुसार हम ढल गए, यानी कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। और दूसरा है आपका अपरिवर्तन। जब अनुकूलन होते रहता है, उसके बाद मानव कुछ लगता है कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं, उसके बाद अपरिवर्तन, यानी कि मॉडिफ़िकेशन, यानी कि जो चीज़ें हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं या उस तरीके से, तो उसको हम लोग मॉडिफ़ाई करते हैं, अपने अनुसार उसको
हम लोग बदलते चले जाते हैं, अपने यूज के लायक उसको बदलते चले जाते हैं। इसको हम लोग मॉडिफिकेशन कहते हैं, या हिंदी में इसको हम लोग अपरिवर्तन कहते हैं। और यही कहानी बहुत दिनों से चलती आ रही। आज प्रकृति हम पर प्रकृति हम पर अभी हाल फिलहाल में आप लोग देख रहे हैं कि बराबर बरसा रही है कुछ भी, तो लोग कहते हैं कि प्रकृति खफा। ठीक है, सारा कुछ तो है, लेकिन यहाँ पर में प्रकृति पर मानवों ने लगभग विजय पा लिया। प्राकृतिक घटनाओं, शक्तियों का जैसे जैसे उनको ज्ञान होता चला गया, ये प्रकृति पर हावी होते चले गए और प्रकृति को अपने अनुसार मोड़ने में सफल होने लगे। और इसको हम लोग प्रकृति के यानी कि प्रकृति का मानवीकरण के नाम से इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो महत्वपूर्ण रूप से यानी कि प्राकृतिक संसाधन को मानव ने जिस तरीके से यूज करके आगे चलना शुरू किया, इसको हम लोग यहाँ तक समझे हैं और इस चीज़ को कंट्रोल में रख करके चलना है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थीं जो हमको लगता था कि नहीं बताना चाहिए। इस चीज़ को निश्चित रूप से इतना तक आप लोग दिमाग में रखेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में तो खैर हम लोग बाद में यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में शॉर्ट में हम लोगों ने चर्चा किया है, और आगे जब सौरमंडल को हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर में जो कुछ सिद्धांत हैं उस सिद्धांत को हम लोग डिटेल करते हुए और आगे बढ़ेंगे। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो भूगोल विषय है, इसको पढ़ने की क्या आवश्यकता है। जो भूगोल विषय है ये 3 चीज़ पे चलता है, यानी कि इसका जो अन्वेषण होता है 3 खंड में होता है। वो होता है क्या, कहाँ और क्यों। क्या, कहाँ और क्यों। हम सब सारे लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर भांति भांति की चीज़ें हैं, जैसे कि महासागर है, सागर है, नदियाँ हैं, झील हैं, या फिर आपका जंगल है, या नीचे में खनिज पदार्थ है, बहुत सारा चीज़ है। तो ये क्या यानी कि क्या, कहाँ मतलब कि क्या से मतलब है क्या क्या है, समझ रहे हैं, क्या क्या है पहला। उसके बाद ये कहाँ कहाँ है, जैसे कि हम लोग बिहार में रहते हैं, यहाँ पर में पठार नहीं है, यहाँ पर में महासागर नहीं है, यहाँ पर में जो बहुत बड़े बड़े झील होते हैं उस तरीके के नोटेबल झील वो हमारे पास नहीं है, तो ये नहीं है। तो यानी कि बिहार में नहीं है, तो बिहार में नहीं है तो कहाँ है यानी कि कहाँ कहाँ पर में इनका विस्तार है। तो क्या, पहले क्या क्या है और उसके बाद कहाँ कहाँ पर में है, यानी कि उसका वितरण कहाँ कहाँ पर में है, इस बात को ध्यान में रखना है। और क्यों, अर्थात पर्वत बना तो क्यों बना, महासागर बना तो क्यों बना, ये पृथ्वी खुद बनी तो क्यों बनी। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग जहाँ पर में पढ़ते हैं उसको हम लोग क्यों के तहत रखते हैं। और ये जो उपागम है ये ब्रिटिश कालीन से ही पॉपुलर है, यानी कि इसी उपागम को, अप्रोच को लेकर के ज्योग्राफी का अन्वेषण किया जाता है। और आज भी यही जो तरीका है, यही तरीका अभी भी पॉपुलर बना हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, क्या, कहाँ और क्यों। अब भूगोल विषय, जो हमारा भूगोल विषय है, भूगोल विषय को पढ़ने की आवश्यकता क्या है। भूगोल विषय, किसी भी विषय को पढ़ने की आवश्यकता होती है। बहुत सारे लोग किसी विषय को ही नहीं पढ़ते हैं, उनका जीवन नहीं चलता, ऐसी बात नहीं है। मतलब एक स्टूडेंट के तौर पर भूगोल विषय को पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो एक तो सीधा सीधी होता है नौकरी, लेकिन यहाँ पर मैं हम लोग भूगोल विषय को पढ़ने की जो आवश्यकता है उसको हम लोग सामान्य यानी कि अपने आप को समझ लें कि हम भी नागरिक समूह में से एक नागरिक हैं, यानी या फिर मानव समूह में से एक मानव हैं, और उसके बाद हम लोग इसको पढ़ने की बात करते हैं। तो भूगोल विषय, आप हम सब देखते हैं कि हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन हैं, सब जगह में प्राकृतिक संसाधन है, तो उनका प्रयोग कैसे किया जाए जिससे कि हमारा जीवन सुंदर बनता चला जाए। आज अगर हमारे पूर्वजों ने इतना प्रयास नहीं किया होता, अपने जीवन का बलिदान नहीं दिया होता, तब शायद हम लोग आज इस जगह पर आकर के खड़े नहीं होते। दूसरी तरफ हम लोग ये भी देखते हैं कि मानव यानी कि आगे बढ़ने के फिराक में, हमेशा विकास करने के फिराक में कहीं न कहीं लोभी बन गया है। जैसे जैसे प्राकृतिक शक्तियों का इसको पूरा का पूरा अंदाज़ा लगने लगा है, विज्ञान और तकनीकी का पूरा विकास होने लगा है, मानव कहीं न कहीं प्रकृति के प्रति अत्याचारी बनता चला जा रहा है। हम लोग
ये नहीं सोच पाते हैं कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं वो सीमित संसाधन हैं। प्रकृति के पास भी सब कुछ अनंत में नहीं, यानी कि उसका कुछ न कुछ लिमिटेशन है। तो हम लोगों को इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, अपने जीवन को रेगुलेट करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि प्रकृति का अत्यधिक या प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा दोहन ना होने पाए। इसके लिए आज हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में जलवायु परिवर्तन की समस्या है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या अन्य जो वैसी गैसें हैं, इसकी मात्रा लगातार दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। जब वर्षा होना चाहिए तो वर्षा नहीं होता है, और जब धूप होना चाहिए तब धूप नहीं होता है। कुछ बातें, ये सारी बातें ऐसी हैं जो मानव के जीवन से संबंधित है, और हम लोगों ने पहले भी देखा था कि भूगोल विषय का महत्व कुछ नहीं है। वैसे तो किसी विषय का कोई महत्व नहीं है जब तक कि मानव का उससे कोई संबंध नहीं। अंतिम में सारा कुछ मानव के लिए ही किया जाता है। आज इसी के लिए पूरा का पूरा एक रेवोल्यूशन चलाया जाता है, या फिर प्रयास किया जाता है, संस्थाएं खड़ी की जाती हैं कि मानव, यानी कि मानव केंद्रित भूगोल पढ़ने के फिराक में, या इसको ऐसा समझ लेने के चलते आज बहुत सारी चीज़ों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में केरल में एक हथिनी, और हथिनी को अनानास में बम दे करके खिला दिया गया। वो गर्भवती थी, और दोनों। इस तरीके से पशुओं पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग यही समझते हैं कि हम पशुओं को खरीद सकते हैं, जैसे मन हो उसको वैसे हम रख सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, ये नैतिक बातें हैं, और इसका जो मामला है वो अलग मामला है। अब हम लोग जो भूगोल विषय को जहाँ तक संभव हुआ है मैंने आप लोगों को बताया है। अब आगे इसको हम लोग जो रेगुलेट करेंगे वो अपने सिलेबस से करेंगे, और सिलेबस में जो पहला टॉपिक हम लोगों का है वो है सौर मंडल, सोलर सिस्टम। हम लोग वहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। ब्रह्मांड के बारे में जहाँ तक जानकारी लेना उचित होगा हम लोग वहाँ तक उसकी जानकारी लेंगे, और उसके बाद सौर मंडल से हम शुरू होंगे, और हमारा सिलेबस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम लोग उसको वैसे वैसे कंटिन्यू करते जाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।